Assalamu alaikum students and welcome to the video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar and today we will continue the second part of our primary data collection methods lecture. हमने अपने previous lectures में discuss किया था interviews as a technique of primary data collection. An interview is a guided purposeful conversation between two or more people. इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं और ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकते हैं, जिसमें फोकस ग्रुप को हमने डिस्कस किया स्पेसिफिकली। अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डिस्कस किए। अनस्ट्रक्चर्ड में सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और ये प्री प्लान नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्री प्लान होता है और इसमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन कंडक्ट किया जाता है फेस टू फेस, टेलीफोनिक और ऑनलाइन क्वेश्चन। इसको आप कंट्राइव्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में भी कंडक्ट कर सकते हैं और नॉन कंट्राइव्ड एनवायरनमेंट में भी कंडक्ट कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन है ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन एज अ डाटा कलेक्शन टेक्निक, क्या होती है ऑब्जर्वेशन? इज द प्लान्ड वॉचिंग, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर्स, एक्शंस और इवेंट्स। इसके 4 की डायमेंशंस हैं। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस बिजनेस रिसर्च में एज कंपेयर टू इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनेयर थोड़ी सी कम है बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट and low practicability, although it is a very important data collection technique and it is very powerful data collection technique as well. तो इसके 4 की डायमेंशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द कंट्रोल। हमारे लिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना कंट्रोल है रिसर्चर का टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। आर द ऑब्जर्वेशन कंडक्टेड इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट या लैब सेटिंग और अ नेचुरल इन्वायरमेंट? इफ़ यू रिकॉल योर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कोर्स, उसके अंदर एक बूबो डॉल एक्सपेरिमेंट का जिक्र हुआ है जिसमें कुछ बच्चों को एक रूम में बंद किया और उस रूम में उनके लिए एक बूबो डॉल रख दी गई। वो ऐसी डॉल होती है जिसको आप पंच करते हैं तो वो ज़मीन पे हिट करके फिर वापस अपराइट स्ट्रेट हो जाती है। और वहाँ पे एक अडल्ट आया और उसने उसको बहुत ज़्यादा पंच किया और फिर ऑब्ज़र्व किया गया कि स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन उस अडल्ट को कितना फॉलो करते हैं। तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया गया, यानी आप अक्सर किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं या आप एक एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक लैब में एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें आप लोगों का बिहेवियर स्टडी करना चाहते हैं ना, स्पेसिफिक सेटिंग। तो इसमें फिर एक कंट्रोल आपका ज़्यादा होगा, यानी आप एक कॉन्ट्राइव्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे और एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आप इतना लोगों के बिहेवियर पर तो इम्पैक्ट नहीं कर रहे पर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सेकेंड की डायमेंशन इज वेदर द ऑब्जर्वर इज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट इज ऑब्जर्व्ड और नॉट। क्या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है? अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जिस ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आप उसके दरमियान में खुद मौजूद हैं एज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और उनको आपने बताया है या नहीं बताया, दैट्स अनदर क्वेश्चन, दैट्स अनदर टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट। लेकिन आप उनके दरमियान में हैं और वो आपको देख सकते हैं। सेकेंड टेक्निक इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आपने किसी भी तरीके से अपने ग्रुप को ये नहीं पता लगने दिया कि आप उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। उसके लिए अब आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर हैं तो आपको किसी तरीके से कुछ ऐसी टेक्निक लगानी पड़ेगी कि आप ऑब्जर्व भी करें लेकिन आपके जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको पता भी ना चले। इसके लिए हो सकता है वीडियो कैमरा यूज़ करें, रिकॉर्डिंग की जाए या आप कोई और तरीक़ाकार छुप के हाइड करके ट्री के अंदर छुप के, अगर आप वाइल्ड में जैसे एनिमल्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसके लिए भी कोशिश की जाती है कि एनिमल्स डिस्टर्ब ना हो आपकी प्रेजेंस से। थर्ड डायमेंशन इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप ऑब्जर्वेशन के लिए एक बाकायदा आपने प्री प्लान्ड एक सिस्टम बनाया है जिसमें आप उसको
आपने डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किए हैं, उन क्राइटेरियाज को आप मार्क करते जाते हैं। आपने जैसे बिहेवियर, जैसे जैसे एनिमल ऑब्जर्वेशन होती है, तो आप ये देख सकते हैं कि एनिमल हर 1 आवर के बाद उसके क्या रूटीन है, आप उसको मार्क करते जाते हैं। अच्छा, इस के लिए अगर आपने कोई टास्क दिया है लोगों को और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उस टास्क की टाइमिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप हर 1 घंटे बाद देखेंगे उस टास्क को कितने परसेंट किस ऑब्जर्वर ने कंप्लीट कर लिया, दूसरे घंटे में कितना परसेंट, और उसको कंप्लीट करने में टोटल टाइम कितना लगा। तो अगर इस तरह आप प्री प्लान ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आपने उसका एक परफॉर्मा बनाया है जिसको आप साथ साथ फिलअप कर रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगी। अदरवाइज अगर आप एक प्री डिटर्मिन ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, क्वालिटेटिव अप्रोच को साथ लेके चल रहे हैं कि जो भी रिजल्ट है उसको एज इट इज नोट किया जाए, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगी। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में ज़्यादातर पहले से आप क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। वो क्राइटेरियाज क्या हो सकते हैं? ड्यूरेशन हो सकती है, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ टाइम बिहेवियर इज रिपीटेड। जैसे आपने ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट्स आए हैं, एक रूम में बैठे हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं, अब उनमें से 10 पेशेंट्स हैं और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर नॉट अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, कि वो उनकी कफ की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आप जाहिर है अगर कोई 1 आवर में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे पेशेंट 1 कफ 12 टाइम्स, पेशेंट 2 कफ 5 टाइम्स, पेशेंट 3 कफ 20 टाइम्स। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, यानी आपने एक प्री डिटर्मिन्ड और सिस्टमैटिक तरीके से उनको ऑब्जर्व किया और आपको जो डाटा मिला वो क्वांटिटेटिव मिला। जबकि अगर आप किसी की एग्रेशन देखना चाहते हैं, बिहेवियर्स देखना चाहते हैं, तो हो सकता है आप अनस्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव तरीके से उसको ऑब्जर्व करें। देन कंसीलमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर आप एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर हैं या इवन आप नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर हैं, क्या आपने पता लगने दिया अपने पार्टिसिपेंट्स को या जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है? तो आजकल एथिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि विदाउट द नॉलेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स या आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको स्टडी नहीं कंडक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके राइट्स के अगेंस्ट है। उनको उनका इसमें परमिशन होनी चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए कि उनको स्टडी किया जा रहा है, ताकि उनकी प्राइवेसी के भी अगेंस्ट है कि उनके नॉलेज के बगैर उनको स्टडी किया जा रहा है। So we have already discussed structured versus unstructured observation studies. Structured observation studies both participative और non participative हो सकती हैं। इनके अंदर प्री डिटर्मिन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हमने ऑब्जर्व करना होता है। इसमें आप फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट है, एनवायरमेंटल चेंज है, बिहेवियर्स, आप कुछ भी इसमें नोट कर सकते हैं और बहुत एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से नोट करते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसीज नोट कर सकते हैं, उनकी ड्यूरेशन नोट कर सकते हैं। Unstructured observation studies में you record almost everything that is observed in the beginning, and then you take notes which are very qualitative, subjective kind of notes, और बाद में content analysis का तरीकाकार यूज करके आप उनमें से रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो ऑब्जर्वर है वो नॉन पार्टिसिपेंट भी हो सकता है। सो रिसर्चर जो है वो ग्रुप जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका पार्ट नहीं है। कैन सिट एट अ कॉर्नर एंड ऑब्जर्व, कैन कलेक्ट डाटा एंड टैबुलेट फाइंडिंग। रिसर्चर एज ऑब्जर्वर, यहाँ पे रिसर्चर एज ऑब्जर्वर आएगा, रिसर्चर एज रिसर्चर नहीं आएगा, रिसर्चर एज ऑब्जर्वर। अगर पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वर है तो रिसर्चर एज पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर खुद रिसर्च भी कर रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है। Enter the organization, becomes part of work team and study is in depth. Now this time study is in depth क्योंकि रिसर्चर खुद भी उस सिस्टम का पार्ट है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है कि उसने किस चीज़ पे फोकस करना है ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द एडवांटेजेस आर दैट इज अ डायरेक्ट अप्रोच, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको वेट नहीं करना पड़ता। गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज अदरवाइज डिफिकल्ट थ्रू इंटरव्यू और क्वेश्चन एयर, यानी आप इसमें जाहिर है किसी से कुछ पूछ नहीं रहे, उसने रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने खुद ही हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ऑब्जर्वर्स जो है वो खुद उस रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी रिएक्टिविटी की वजह से
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को वो लीव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट नहीं कर रहे। ऑब्जर्वर का अपना बायस है, वो चीज़ों को अपने एक आई से देख रहे हैं, जिस तरह हर बंदे की एक परसेप्शन होती है, वो जब नोट कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उसके फिर आप रिजल्ट्स जो हैं उनको एनालाइज कर रही हैं थ्रू कंटेंट एनालिसिस, उसके अंदर रिसर्चर बायस आ सकता है, आपकी स्टीरियोटाइपिंग आ सकती है, आपकी उसके अंदर जो एटीट्यूड्स हैं वो बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो मे बी ये बायस जो है ये मिनिमाइज हो जाए। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, क्योंकि आपको वहाँ पे अगर 1 आवर या 2 आवर या इवन फ्यू डेज और इवन फ्यू मंथ्स और ईयर्स तक भी ऑब्जर्वेशन किए जा सकती हैं, तो इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च डिज़ाइन। आपकी रिसर्च क्या डिमांड कर रहा है, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऑब्जर्वेशन हो सकती है। टीडीएस ऑफ कोर्स, वहाँ पे अगर आपको प्रेजेंट रहना है सारा दिन, अगर आप इवन आप ये देखें अगर आप वीडियो कैमरे के जरिए भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको उस कैमरे की फुटेज भी देखनी पड़ेगी सारी, तो इट्स अ वेरी टीडियस टास्क एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी कॉस्टली। इक्विपमेंट चाहिए, मैन पावर चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, आपका टाइम उसमें, चूंकि टाइम और कॉस्ट का आपस में रिलेशनशिप है, तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। There is another method of observation or data collection, as a matter of fact, that is unobtrusive measures. Unobtrusive measure is an indirect way of knowing what people are doing. It does not involve people, but something that is related to people. जैसे आप किसी एक खास कम्युनिटी में जाके अगर ट्रैश बैग्स को चेक करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस इलाके में कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है। या अगर आप लोगों को बताए बगैर उनकी हैंड राइटिंग चेक कर लें तो आप उनका पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दैट्स एन अनऑब्स्ट्रूटिव मेजर। फिर मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। यू कैन यूज़ डिफरेंट टूल्स एंड मशीन्स टू मेक ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने वीडियो कैमरे का जिक्र किया। इस तरह आप टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं रिस्पोंडेंट्स का, उनका ब्लड प्रेशर भी मालूम कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपको पता लग जाएगा, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च करनी है, इसमें हेल्थ इंडिकेटर्स देखने हैं या आपने ये देखना है कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसका ताल्लुक लोगों के जो मूड के साथ है, आपने देखना है, तो आप मैकेनिकल टूल्स को यूज़ करके भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट जो डाटा कलेक्शन मेथड है वो है क्वेश्चनियर्स। तो क्वेश्चनियर्स को हम ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वे है जिससे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो हैं इससे हम गेन कर सकते हैं अगर हम क्वेश्चनियर्स को एक वास्ट पॉपुलेशन में एडमिनिस्टर करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनियर क्या होता है। अ क्वेश्चनियर इज अ प्री फॉर्मुलेटेड रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस टू विच रिस्पोंडेंट्स रिकॉर्ड देयर आंसर्स, यूजुअली विदिन रादर क्लोजली डिफाइंड अल्टरनेटिव्स। एज कंपेयर टू इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपने एक रिटन क्वेश्चनियर एडमिनिस्टर करना है टू द पार्टिसिपेंट्स, तो आप पहले से उसके अंदर क्वेश्चंस डिसाइड करके प्री स्ट्रक्चर्ड उनको करके और फिर आप वो क्वेश्चंस जो हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे। सो इसकी लिमिटेशंस एज कंपेयर टू इंटरव्यू थोड़ी ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ डिज़ाइन टू कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ क्वान्टिटेटिव डाटा। तो आपकी जितनी भी क्वांटिटेटिव स्टडी स्पेशली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट या उससे रिलेटेड फील्ड्स में होती हैं, उनमें अगर वो प्राइमरी डेटाबेस स्टडीज़ हैं तो क्वेश्चनियर इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड मीडियम ऑफ डाटा कलेक्शन। हाउ कैन वी एडमिनिस्टर क्वेश्चनियर? वी कैन एडमिनिस्टर इन पर्सन, यानी आप खुद इन पर्सन आप लोगों को क्वेश्चनियर हैंड ओवर कर सकते हैं, वो पेपर बेस्ड क्वेश्चनियर होती हैं। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉनिकली आइदर थ्रू ईमेल, या आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि देयर आर मैनी साइट्स जहाँ पे आप क्वेश्चनियर्स डिज़ाइन करके इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चनियर्स फिर आप ईमेल कर सकते हैं, इवन व्हाट्सएप कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गूगल फॉर्म्स बहुत अच्छी ऑप्शन आपको देता है ऑनलाइन क्वेश्चनियर डिज़ाइन करने की, और डिज़ाइन करके उस पर जो डाटा है जब वो क्वेश्चनियर ऑनलाइन ही फिल होता है तो वो सारा का सारा डाटा एक्सेल की फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है। तो आपके लिए आपका काम जो है वो
And there is another option which I think is not used nowadays, क्योंकि ये थोड़ी सी old option हो गई, is mailing the questionnaire to the respondents. ये भी एक option available है. तो इन सारी options के advantages और disadvantages भी होते हैं. तो इस टेबल में आपको ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है उनका कंपैरिजन नज़र आ रहा है. अगर आप पर्सनली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर्स को देखें तो इसमें उससे एडवांटेजेस में ये मेंशन किया है कि यू कैन इस्टेब्लिश रेपो एंड मोटिवेट रिस्पोंडेंट्स, क्योंकि आप पर्सनली उनसे जाके मिल रहे हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अ मिनी इंटरव्यू. ये भी पॉसिबल है कि आप क्वेश्चनियर ड्रॉप करके उनके पास आते हैं. एंड देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी, अगर आप वाकई चाहते हैं कि रिस्पांस रेट जो है वो इम्प्रूव हो, तो आप वो खुद उनके सामने फिल करवाएं. तो आप इवन 100% रिस्पांस रेट भी इंश्योर कर सकते हैं. उसके बाद ये डाउट्स भी आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके सामने आप फिल कराते हैं तो आपको समझ आ रही है. अगर किसी ने कोई गलत टिक कर दिया है या कुछ ऐसा लिखा है जो आपको नहीं समझ आ रही, तो आप उससे क्लैरिफाई भी कर सकते हैं. It is less expensive and administered to a group of respondents which are, I think इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह कर लें कि is less expensive when administered to a group of respondents who are near to each other, तो फिर तो ये बात ठीक है. But if they are far away, तो फिर I think ये वाली बात advantage से निकल के disadvantage में आ जाएगी. And you can ensure anonymity of respondents in this case as well. आप ज़रूरी नहीं कि उनके names भी जो हैं वो identify करें. डिसएडवांटेजेस ये है कि एक्सप्लेनेशंस में इंट्रोड्यूस अ बायस. आप अगर उनके सामने बैठ के उनको फिल करा रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रही, तो आप एक तरह से अपना बायस भी उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो. एंड इट टेक मोर टाइम एंड एफर्ट, क्योंकि आपको फिजिकली मूव करना है, सबके पास जाके उनसे ये फिलअप कराने हैं. सो मेल क्वेश्चन में एनोनिमिटी इज हाई, यानी लोगों का जो है पहचान जो है इसमें वो कम से कम होगी और वो ज़्यादा प्राइवेसी इंश्योर हो सकती है. वाइड जोग्राफिक रीजन्स कैन बी रीच. टोकन गिफ्ट्स कैन बी इनक्लोज टू सीक कंप्लायंस. आप लोगों को इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं, कूपन्स दे सकते हैं, कैश इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं. But respondents can take more time to respond at convenience, can be administered electronically if desired. अच्छा, respondents can take more time to respond at convenience को advantage की जगह disadvantage भी हम consider कर सकते हैं, क्योंकि time इसमें ज़्यादा लग सकता है. Response rate is almost always low. A 30% rate is quite acceptable. Cannot clarify questions. Follow procedure for non-responses are necessary. अगर बहुत कम रिस्पांस आया तो आपको उनको बार बार रिमाइंडर भेजना पड़ेगा, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर. इलेक्ट्रॉनिक questionnaires are easy to administer, can reach globally, very inexpensive, fast delivery, respondents can answer at their convenience like the mail questionnaire. Automatic processing of answers, जैसे मैंने जिक्र किया है, and I will show you in one of my lectures as well कि Google Forms हम किस तरीके से बनाते हैं और फिर डाटा को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग Google Form. डाटा के इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो हम इजीली वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. कंप्यूटर लिटरेसी इज़ अ मस्ट. आई थिंक ये चीज़ अब थोड़ी सी पुरानी हो गई है. ऑलमोस्ट एवरीवन, बट स्टिल इट इज़ एप्लीकेबल. कंप्यूटर लिटरेसी मिनिमम होती है, स्पेशली अगर आपने रूरल एरियाज़ में या अनएजुकेटेड सर्कल्स में डाटा कलेक्शन करनी है. सैम्पलिंग इश्यूज हो सकते हैं, हाई नॉन रिस्पॉन्स रेट हो सकता है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग इग्नोर करते हैं अगर हम ईमेल भेजें. इवन आई हैव ट्राइड व्हाट्सएप डाटा कलेक्शन, वो भी एक बहुत अच्छा तरीकाकार है, पर नॉट एवरीवन इज विलिंग टू ओपन अ लिंक जब आप उनको सेंड करते हैं. Not always possible to generalize findings, as you can say not everyone is present online. Rather nowadays तो I think everyone is present online, but in general नॉर्मल टाइम्स ये चीज़ कम से कम होती है कि हर बंदा जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंट हो. अगर आपने फार्मर्स पे फॉर एग्जांपल कोई स्टडी करनी है, सो दे वोंट बी प्रेजेंट ऑनलाइन. बहुत कम फार्मर्स ऐसे होंगे. रादर आई एम सीइंग फ्यू यूट्यूब चैनल्स मेड बाय फार्मर्स नाउडेज, लेकिन ये ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है. हाँ, लेकिन अगर आपने किसी एजुकेटेड या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या रिलेटेड इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनमें अगर आपने डाटा कलेक्शन करनी है तो वहाँ पे ये डिसएडवांटेज काउंट नहीं होगा.
Respondents must be willing to complete the survey. People find invitation via email rude and offensive. Emails are deleted and people complain. प्रिंसिपल्स ऑफ क्वेश्चनेयर डिजाइन को जब हम देखते हैं तो उसमें 3 एरियाज पे हमें फोकस करना होता है. फर्स्ट इज रिलेटेड टू द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड इज रिलेटेड टू द planning of issues, how the variables will be categorized, और उन वेरिएबल्स को हम स्केल और कोड कैसे करते हैं. ये चीज़ हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. एंड द ओवरऑल जर्नल गेटअप ऑफ द क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर बनाना कैसे है, उसकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे होने चाहिए, ये चीज़ इसका थर्ड क्राइटेरिया है जो क्वेश्चनेयर के डिज़ाइन में इम्पॉर्टेंट होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ वर्डिंग. प्रिंसिपल्स ऑफ वर्डिंग में जो सबसे पहले चीज़ हमें देखनी होती है दैट इज द कंटेंट एंड द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप एक क्वेश्चन कुछ ऐसा वेरिएबल मेजर कर रहे हैं जिसमें आप सब्जेक्टिव फीलिंग्स को मेजर करना चाहते हैं, या फिर आप एक ऐसा वेरिएबल मेजर कर रहे हैं जिसमें आप ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जैसे एज, लेवल ऑफ एजुकेशन मेजर कर रहे हैं, तो इनके क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट होंगे. अगर क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्टिव नेचर की हैं तो उसके अंदर आपको रिस्पोंडेंट्स के बिलीव्स, उनके परसेप्शंस, उनके एटीट्यूड्स मेजर करने होंगे. तो आपको देखना है कि उसमें आप क्या कोई स्केल बेस्ड क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं, या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं. सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में जब हम मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की ज़्यादा समझ आएगी कि उसके अंदर हमने कौन सा स्केल यूज़ करना है. जैसे हमारे पास नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो, इंटरवल स्केल्स होते हैं, या रेटिंग स्केल्स होते हैं, येस नो स्केल्स होते हैं, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री होते हैं. तो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड स्केल्स होते हैं. तो ये हम उसमें हम डिस्कस करेंगे. अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो फिर तो आप ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, सेम आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो क्वेश्चन कौन सा आपने वेरिएबल मेजर करना है उस पर बेस करता है कि आपका कंटेंट एंड पर्पस किस तरह का होगा. द लैंग्वेज एंड द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन हियर. अब यहाँ पे भी ये देखना है कि हम किन रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. If we are collecting a data from a very educated academia based respondents, तो आप उसमें थोड़ी सी complex terms भी use कर सकते हैं. Otherwise in most of the cases it is preferred कि आपको as simple as possible जो respondents की understanding है उसके हवाले से आपको देखना है कि आपके questions की wording क्या है. और समटाइम्स अगर आप अडॉप्ट करते हैं कोई क्वेश्चनेयर, तो आप अगर फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश क्वेश्चनेयर अडॉप्ट कर रहे हैं और उसको पाकिस्तान में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है, उर्दू बोली और समझी जाती है, आपने उसको एडमिनिस्टर करना है, तो इट इज़ प्रिफर्ड कि आप उसको ट्रांसलेट करें इन उर्दू लैंग्वेज. अदरवाइज अगर आप ऐसे रिस्पोंडेंट्स को उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं जो इंग्लिश समझते हैं पर स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में उतनी हाई लेवल की इंग्लिश नहीं समझी जाएगी, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हो सकता है चेंज करना पड़े, कुछ इडियम्स जो हैं वो सिंप्लीफाई करने पड़े. और दूसरा तीसरी बात ये भी होती है कि समटाइम्स कल्चर बेस्ड इफेक्ट भी होता है. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको देखना पड़ता है कि कल्चर जो है उस कल्चर में उस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है. So it is preferable to present question in the local language of the respondent, but even if you are using some other language that is understandable by a foreign culture, तो उसमें भी आपको लेवल ऑफ लैंग्वेज जो है वो इजी रखनी चाहिए. अगेन वही जो हमने इंटरव्यू में डिस्कस किया था वही बात क्वेश्चंस में है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो रिस्पोंडेंट्स को अलाउ करती हैं एनी टाइप ऑफ आंसर दैट दे वांट टू. अब ये इसमें अगर आप उनको फिर एक पैराग्राफ अलाउ करें लिखने में, या उनको आप कहें कि एक सेपरेट पेज लगा लें, एक ऐसे टाइप आंसर दे दें, दैट डिपेंड्स अपॉन योर द कंटेंट यू वांट फ्रॉम देम. और फिर ऑफ कोर्स जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा वो
क्वालिटेटिव रिसर्च से ज़्यादा उस यूजफुल होगा। आप क्या पूछ सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है कि यू कैन आस्क द रिस्पोंडेंट्स टू स्टेट 5 थिंग्स दैट आर चैलेंजिंग इन देयर जॉब। तो आपने इवन ओपन एंडेड क्वेश्चन में भी थोड़ी सी लिमिटेशंस रखनी है कि आप ये 5 पॉइंट्स बताएं, 6 पॉइंट्स बताएं, पॉजिटिव 1 नेगेटिव पॉइंट बताएं। इस किस्म की आप उनको चॉइस देते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में तो सिर्फ आपने आंसर्स चॉइसेस आपने देनी है और रिस्पोंडेंट्स ने उनको चूज करना है। तो ऑल्टरनेटिव्स आपके होंगे। अब ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, वो हो सकता है आप कोई आंसर बताएं जैसे एमसीक्यू में होता है, या हो सकता है आप उसमें कोई फ्रीक्वेंसी बताएं, बिहेवियर की जैसे फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हो सकता है आप उसके अंदर एग्री और डिसएग्री कहें, यू एग्री और डिसएग्री। तो ये हम इस टॉपिक को फिर डिटेल में जब कवर करेंगे यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। फिर टाइप एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चंस। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई एक बात पूछ रहे होते हैं, एक वेरिएबल्स के 5 या 6 क्वेश्चंस हैं और वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो रिस्पोंडेंट को पता चल जाएगा कि मैंने पॉजिटिव पे ही टिक करते जाना है। तो अ वेरी गुड टेक्निक कि आप उसके अंदर एक नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन डाल दें जिसका नेगेटिव लेस आंसर जो है वो एक्चुअली पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो बाद में जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप उस नेगेटिव को फ्लिप करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एग्जांपल इज गिवन इन द स्लाइड्स, आई डू नॉट फील आई एम वेरी इफेक्टिव इन माई जॉब। अच्छा, इसी का पॉजिटिवली वर्डेड क्वेश्चन क्या है, आई फील आई एम वेरी मच इफेक्टिव इन माई जॉब। अब ये डू नॉट आपने ऐड करके इसको नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चन बना दिया। अच्छा, अब जो बंदा सोचता है कि आई एम वेरी इफेक्टिव इन माई जॉब, अब इस डू नॉट को वो लेस वैल्यू देगा। यानी अगर आपने इसको कहना है जी स्ट्रांगली डिसएग्री, आपने ये चॉइसेस स्ट्रांगली डिसएग्री से डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री रखी। अब जब एक बंदा उस सपोज द पर्सन इज अफेक्टेड, फील दैट ही और शी इज वेरी इफेक्टिव इन द जॉब। अब जब आप उसको आई डू नॉट फील आई एम वेरी इफेक्टिव इन द जॉब ये वाला क्वेश्चन देंगे तो उसको स्ट्रांगली डिसएग्री या डिसएग्री जो लोअर साइड पे जो वैल्यूज है उनको टिक करना चाहिए। और सेम क्वेश्चन जब उसको आप देंगे फील आई एम वेरी इफेक्टिव इन माय जॉब, तो उसको फिर हायर साइड पे एग्री या स्ट्रांगली एग्री पे टिक करना चाहिए। एक तो ये एडवाइजेबल है कि अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर उसी का सेम पॉजिटिव क्वेश्चन इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और नेगेटिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होने चाहिए ताकि आपका जो रिस्पोंडेंट है वो कंफ्यूज ही होता रहे। 1 और 2 इज ओके। और उसकी भी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अनएंगेज्ड रिस्पोंडेंट्स, यानी ऐसे रिस्पोंडेंट्स जो बगैर देखे क्वेश्चनियर सॉल्व कर रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आपके पास एक वेरिएबल के 5 या 6 या 10 या 20 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर आपने एक या दो नेगेटिव क्वेश्चंस डाल दिए। अब अगर उस बंदे की वो वैल्यू टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड है तो उसको सारे स्ट्रांगली एग्री और इस तरह करने चाहिए। लेकिन जैसे ही नेगेटिव क्वेश्चन आएगा तो वो साइड फ्लिप होके लोअर साइड पे जानी चाहिए। अगर उसकी भी हायर साइड पे आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें अज्यूम कर लेंगे कि उस पर्सन ने पढ़ के या एंगेज होके उस क्वेश्चनियर को अटेम्प्ट नहीं किया। देन वी शुड अवॉइड some forms of questions in a questionnaire. First is a double-barreled question. What is a double-barreled question? एक ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ हो जिसमें एक ही क्वेश्चन में दो रिस्पॉन्सेज पॉसिबल हो। यानी कि आप क्वेश्चन को कुछ इस तरह डिजाइन करें कि आप अपने रिस्पोंडेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं कि उसके अंदर ही आपने दो क्वेश्चन डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड दैट इट विल सेल वेल। अच्छा, तो आपने एंड के साथ एक क्वेश्चन पहले और एक क्वेश्चन बाद में ज्वाइन कर दिया। अब देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, अब इसका आंसर यस या नो भी हो सकता है। इट विल सेल वेल, अब गुड मार्केट होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि इट विल सेल वेल, देयर अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से सेल ना करे। अब हो सकता है रिस्पोंडेंट सोचे कि यस इट्स अ गुड मार्केट बट नो इट विल नॉट सेल वेल। आपने लेकिन रिस्पॉन्स तो सिर्फ यस और नो दिया हुआ है।
अब वो रिस्पोंडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन उसको चूज करना है। तो वी शुड ऑलवेज अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये दो क्वेश्चन हैं, तो आप इसको दो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Another thing that we should avoid is ambiguous question. Ambiguous question के जो clear ना हो। अब अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछे, to what extent would you say you are happy? जब happiness is very, it's sometimes it's very situational thing. Happy where? Happy at workplace, happy at home और happy in journal. अब अगर फॉर इंस्टेंस आप किसी बंदे को वो क्वेश्चन एयर जो है वो वर्क प्लेस आपने उसको एडमिनिस्टर किया एंड दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी एट द वर्क प्लेस, वो उसका आंसर नो कर देगा। और किसी को आपने होम में दिया और वेरी हैप्पी एट होम, उसको यस कर देगा। तो आप इस तरीके से अपने ही रिस्पॉन्सेज की रिलायबिलिटी जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको अपने क्वेश्चंस को इस तरीके से कंपोज करना है कि उसमें क्लियर हो जाए कि वो सिचुएशनल या फिर उसके अंदर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेहतर तरीके से क्लियर होकर उस क्वेश्चंस में सामने आए। Then we should avoid some questions which are recall dependent questions. Recall dependent questions का मतलब ये है कि कुछ ऐसे questions पूछ लिए जाएं जिनमें रिस्पोंडेंट्स को बहुत पुरानी कोई मेमोरी रिकॉल करनी पड़े। सच एज आप किसी पूछे व्हाट इज योर फर्स्ट जॉब, व्हाट इज द डेट ऑफ योर फर्स्ट जॉब। Not everyone can remember these kind of their past exactly. So किसी को वो डेट हो सकता है याद ना हो अपनी फर्स्ट जॉब, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को याद होगी, लेकिन स्पेसिफिक डेट आप पूछ लें या 30 years ago ये इंसिडेंट्स हुआ है, आप उसके बारे में एक कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन उसके अंदर आपने डाला हुआ है कि जी 30 years ago ये इंसिडेंट्स है, ज़रा उसके बारे में बताएं। तो ये रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चंस जो हैं इनको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे फिर आपके रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और पॉसिबल है कि रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी उस तरीके से बेहतर तरीके से वो रिस्पॉन्ड ना कर सके। देन इन अ क्वेश्चन हियर वी शुड अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप प्रेशर कर रहे हैं अपने रिस्पोंडेंट्स को कि वो उसको वही आंसर करें जो आप चाहते हैं। सो इफ यू आर आस्किंग डोंट यू थिंक द स्टूडेंट्स बी गिवन गुड ग्रेड्स, अच्छा, और आप ये डाटा फिल भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ही करा रहे हैं, आई वुड से कि I don't think so there is anyone who would not say yes to this. So ये एक बहुत लीडिंग क्वेश्चन है, इसको आप रीफ्रेस करें, इसको आप इस तरीके से बनाएं कि आपका जो बायस है क्वेश्चन में वो मिनिमाइज हो जाए। आप इस तरह बना सकते हैं कि डू यू थिंक हार्ड वर्किंग शुड लीड्स टू गुड ग्रेड्स, और डू यू थिंक द ग्रेडिंग सिस्टम शुड बी बेस्ड अपॉन द एफर्ट और शुड बी बेस्ड अपॉन जस्टिस, और इस किस्म का क्वेश्चन हो। रादर ये कि डोंट यू थिंक द स्टूडेंट्स बी गिवन गुड ग्रेड, आपने ऑलरेडी इसमें गुड का वर्ड ऐड कर दिया तो वो एक लीडिंग क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट इज अ लोडेड क्वेश्चन, वेरी सिमिलर टू लीडिंग क्वेश्चन। लोडेड क्वेश्चन में भी इस तरह आप क्वेश्चंस में इमोशंस ऐड कर दें, यानी आपने कहा कि डू यू थिंक स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी शुड बी गिवन गुड ग्रेड्स बिकॉज दे आर ह्यूमंस। अब अगर ह्यूमैनिटी को सामने ला के उसको आपने ग्रेड्स के साथ अटैच कर दिया तो आपने उसको इमोशनल बना दिया कि भाई वो भी तो इंसान है, स्टूडेंट्स भी तो इंसान है, उनको भी अच्छे ग्रेड्स मिलने चाहिए। सो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड इन अ क्वेश्चन हियर। इमोशंस का इसमें ताल्लुक नहीं है, ये आप बेसिकली किसी और की परसेप्शन मांग रहे हैं। आप इसको जो है लोड कर दें कि आपने जी वही आंसर करना है जो बेहतर है, आपको लगे, आपके दिल से आवाज़ निकले, ये चीज़ इसमें नहीं है। आपको लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सोशल डिजायरेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि जिसमें लोग एक सोसाइटी में जो नॉर्म है उसके हिसाब से वो एक रिस्पॉन्ड करें। अब अगर आप किसी से पूछेंगे डू यू थिंक द ओल्डर पीपल शुड बी लेड ऑफ फ्रॉम द जॉब, अब हर कोई ओल्डर पीपल के साथ एक सिंपैथी रखता है, तो आप उनको अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शुड बी लेड ऑफ, आई डोंट थिंक सो एनीवन वुड से कि दे शुड बी लेड ऑफ। मतलब ये उनके लिए एक सोशल अनडिजायरेबल रिस्पॉन्ड होगा अगर वो कहेंगे दे शुड बी लेड ऑफ। तो उसको आप रीफ्रेज करें, और रीफ्रेज की एग्जांपल जैसे स्लाइड में गिवन है
टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक कंपनी शुड कंटिन्यू टू कीप द एल्डरली ऑन द पेरोल? आपने ओल्डर पीपल का एक तो नेम एल्डरली कर दिया, और फिर आपने उसके अंदर से वो जो एक सोशल प्रेशर है वो निकाल दिया, लेड ऑफ आपने निकाल दिया, आपने उसको पॉजिटिवली रिफ्रेज किया। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक कंपनी शुड कंटिन्यू टू कीप द एल्डरली ऑन पेरोल? अब यहाँ पे वो देखें, सिर्फ क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करने से सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है जो दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंट है। आपने कितना उसको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड आपको मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर से एक सोशल प्रेशर जो है वो आपने एलिमिनेट कर दिया। देन लेंथ ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस आर प्रेफरेबल, क्योंकि उनको पढ़ना आसान है, और ये भी हो सकता है कि आप इतना लंबा क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही रिस्पोंडेंट जो है वो शुरू का उसका पोर्शन भूल जाए और एंड का पोर्शन जो है उसके ज़हन में रहे। तो देयर आर मेनी रिसर्चर्स, इनके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, बट 20 वर्ड इज समथिंग दैट इज रिकमेंडेड इन मैनी रिसर्च पेपर्स। द सेकेंड थिंग, जब आप एक क्वेश्चनियर को डिजाइन करना है, इज सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस की? सो इट इज एडवाइस के जी फनल अप्रोच यूज करें। फनल इज समथिंग लाइक जिसमें आप पहले एक वाइड पर्सपेक्टिव लेते हैं और फिर नैरो पर्सपेक्टिव पे चले जाते हैं। सो यू मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले जनरल क्वेश्चंस पूछें, जैसे हमने इंटरव्यू में भी डिस्कस किया था, और फिर स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आए। एंड यू स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, जिसके लिए रिस्पोंडेंट को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, एंड देन कम टू मोर डिफिकल्ट, ताकि एकदम आप फ्लो में आ जाए, उसको समझ आ जाए इस क्वेश्चनियर के ऊपर, उसका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए, और फिर वो उसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करे। डू नॉट पुट नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्वेश्चन ऑफ द सेम कंसेप्ट टुगेदर। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि आप एक ही बात को पहले पॉजिटिव और एक उसको फिर नेगेटिव तरीके से दोबारा पूछते हैं। सो अगर आपने ये लिखा है अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद माय कोलीग्स ड्यूरिंग वर्क आवर्स, एंड आई हैव फ्यू अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद माय कोलीग्स ड्यूरिंग वर्क आवर्स। अब सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। डू नॉट पुट दीज क्वेश्चंस टुगेदर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी डू नॉट नीड दीज क्वेश्चंस टू वेज। इनमें से कोई एक क्वेश्चन को चूज करें और उसको आप अपने क्वेश्चनेयर का पार्ट बना लें। आमतौर पे क्वेश्चनेयर डिजाइन करते हैं, जब सर्वे हम डिजाइन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पोर्शन होता है, अब ये भी एक डिबेट है कि ये हमने फर्स्ट में ये चीज पुट अप करनी है या एट द एंड ऑफ द क्वेश्चनेयर रखनी है, और दोनों साइड्स पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको फर्दर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, बट एनीवेज अब पर्सनल डाटा, ये डेमोग्राफिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चनेयर्स में होते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स? जैसे एज पूछ सकते हैं, एजुकेशनल लेवल पूछ सकते हैं, मैरिटल स्टेटस हो सकता है, लेवल ऑफ इनकम समटाइम्स पूछा जा सकता है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि नेम आप क्वेश्चनेयर में ना पूछें अनटिल और अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, आपकी रिसर्च डिमांड कर रही है। उसमें भी आप ये इंश्योर करें कि एनोनिमिटी जो है नेम्स की वो मेंटेन की जा सके इजीली। सो it is advisable to gather these demographic data such as age, gender, educational level, job level, department, number of years, even अगर आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का वो पार्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप अपनी रिसर्च में वो सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके डेमोग्राफिक्स के, वो रिपोर्ट करके अपने जो डाटा है उसकी जनरलाइजेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आई हैव दीज रिस्पोंडेंट्स जिनसे मैंने डाटा कलेक्ट किया है, तो मेरी रिसर्च इस किस्म के रिस्पोंडेंट्स पे जो है वो एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट में हमने जैसे डिस्कस किया है कि वी विल ये लेटर चैप्टर में ये टॉपिक्स आएंगे, जिसमें कैटेगराइजेशन, कोडिंग, स्केलिंग एंड रिलायबिलिटी है, और ये ज्यादातर जो चीजें हैं ये आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में ये एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में हम उनको स्टडी नहीं करेंगे। वी विल फोकस मोर ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक क्वेश्चनेयर का गेटअप इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाएं या उसको आप पेपर बेस्ड बनाएं। उसमें इंट्रोडक्शन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डेमोग्राफिक्स, क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक, आप ये भी एक इस तरीके से भी उसकी तरतीब रख सकते हैं।
या आप डेमोग्राफिक्स को एंड पे और क्वेश्चन अबाउट टॉपिक शुरू में भी रख सकते हैं। सो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन में आप अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको बताते हैं कि ये क्वेश्चनियर किस टॉपिक से रिलेटेड है। आप उनको इंश्योर कराते हैं कि योर रिस्पॉन्सेज विल बी केप्ट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, किस किस को एक्सेस होगी और किस तरीके से हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। उनको आप थैंक यू करते हैं कि उन्होंने अपना टाइम दिया। इवन आप समटाइम उसमें ये भी बता सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन एयर को फिल करने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग सकता है। और क्वेश्चनियर इंट्रोडक्शन के साथ समटाइम्स आप यहाँ पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो भी ऐड कर देते हैं, ताकि आपके सिग्नेचर आ जाए रिस्पोंडेंट्स के और वो सिग्नेचर इस बात का प्रूव रहे कि उन्होंने अपना कंसेंट दे के ये क्वेश्चनियर फिल किया है। देयर वाज नो प्रेशर ऑन देम। और साथ साथ आप उनको बहुत सारी और बातें जो है इंश्योर करा सकते हैं, जिस तरह के अगर आप अनईजी फील करें तो आप कोई क्वेश्चनियर जो है उसको लीव कर दें, या अगर आप ओवरऑल इस क्वेश्चनियर से जो एग्री नहीं करते तो आप पूरा क्वेश्चनियर जो है वो उसको भी आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ओके, इस डेमोग्राफिक्स क्वेश्चंस की आप एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। देखें ये सारे के सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। अब एज में भी ये बात देखने में आई है कि एज एज अ ईयर एज अ नंबर भी पूछा जा सकता है, बट इट्स प्रीफर्ड कि आप उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दें ताकि लोगों के लिए अपनी एक कैटेगरी चूज करना इजी हो जाए। नंबर ऑफ ईयर्स, जॉब स्टेटस, नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चॉइसेस हैं डेमोग्राफिक्स की जो आपके रिस्पोंडेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। Now we have questions related to the main idea topic। ये वर्क लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन एयर है। इसमें देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सेज जो हैं ये एक लिकट स्केल है जिसमें स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री 7 लेवल्स में डिवाइड हुआ हुआ है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन एयर में अब उसने जो भी रिस्पॉन्ड देना है वो यहाँ पे नंबर लिखते 1 2 3 जो नंबर जो है इस तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एयर। आप आमतौर पे अपना क्वेश्चन एयर जो है वो किसी कंक्लूजन से भी एंड कर सकते हैं, वहाँ पे थैंक कर सकते हैं अपने रिस्पोंडेंट्स का, और एंड पे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं जिसमें आप एक जर्नल उनसे उनका जो ओपिनियन है वो पूछ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्राइमरी डाटा कलेक्शन। इसके अंदर हमने 3 मेन डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्वेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चनियर्स को डिस्कस किया। अनऑब्स्ट्रक्टिव मेजर्स को भी हमने थोड़ा सा चेक किया, फोकस ग्रुप को भी डिस्कस किया। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है ये साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर इसमें पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट किए जाते हैं। सो ज़्यादातर जो प्राइमरी डाटा जो है वो सर्वे बेस्ड रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस जो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल उससे रिलेट करता है। तो केस स्टडीज़ में भी ये यूज़ हो सकते हैं, केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन में, और ये प्राइमरीली डाटा कलेक्शन के लिए टेक्निक्स होती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू।